हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस एंड ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस इन प्लांट्स के बारे में। ये वायरस की सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। ये रहा मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और डिस्कस करते हैं। तो रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि वायरल पॉपुलेशंस डू नॉट ग्रो थ्रू सेल डिवीजन बिकॉज दे आर एसेलुलर। तो अगर हम बात करते हैं वायरल पॉपुलेशन की, अगर हम बात करें तो वायरल पॉपुलेशन जो होता है वो सेल डिवीजन के थ्रू ये जो अ, अपने जो यंग वंस हैं उसको नहीं बढ़ाता है। क्यों नहीं बढ़ाता है? क्योंकि इसका रीजन ये है कि ये एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी सेल्स जैसी स्ट्रक्चर्स इसमें नहीं पाई जाती है। देन अगर हम बात करें, वायरस यूज द मशीनरी एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ होस्ट सेल टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। तो ये जो वायरस जो होते हैं ये होस्ट सेल के अंदर जब ये इंटर करते हैं तो उसी होस्ट सेल की जो मशीनरी है उसी का यूज करके और उसी की मेटाबॉलिज्म को यूज करके अपनी ढेर सारी मल्टीपल कॉपीज को ये बनाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वायरल रेप्लिकेशन जब ये प्रोसेस होता है तो क्या होता है, ये वायरस इंड्यूस ये लिविंग होस्ट सेल टू सिंथेसाइज द एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू वायरल पार्टिकल। तो सबसे पहले वायरस क्या काम करता है कि अपने नए वायरल पार्टिकल्स का सिंथेसिस करने के लिए क्या करता है, जो लिविंग होस्ट सेल्स होते हैं उसमें जो एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं उसका वो फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद में द पार्टिकल्स आर देन असेंबल्ड इनटू द करेक्ट स्ट्रक्चर्स। देन उसके बाद में जो वो पार्टिकल्स होती हैं वो असेंबल करना स्टार्ट होती हैं, यानी कि अपना काम करना स्टार्ट होती हैं, यानी कि मिलजुल करके वो काम में लग जाते हैं और एक करेक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। करेक्ट स्ट्रक्चर क्यों बनता है? क्योंकि उनको नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करना है, यानी कि नए वायरल पार्टिकल का फॉर्मेशन करना है। एंड द न्यूली फाउंड विरियंस एस्केप फ्रॉम द सेल्स टू इन्फेक्ट अदर सेल्स। तो जब वो एकदम से स्ट्रक्चर्स जो उसका होता है एकदम से करेक्ट बन जाता है तो वो जो न्यूली फॉर्म्ड जो पार्टिकल्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्केप कर जाती हैं। कहाँ से? जो होस्ट सेल्स होते हैं उनसे वो स्केप करती हैं और दूसरे नए होस्ट सेल के ऊपर वो जाकर के इन्फेक्शन काज करती हैं। द होस्ट सेल इज फोर्स्ड टू रैपिडली प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल वायरस। तो जो होस्ट सेल्स होती है उसके ऊपर ये वायरस पार्टिकल्स जो होते हैं वो फोर्स करते हैं। क्यों फोर्स करते हैं? क्योंकि उनको क्या करना है, बहुत ढेर सारी जो वायरस की कॉपीज हैं उसको बनानी है, यानी कि जो ओरिजिनल वायरस मटेरियल है उसकी बहुत ढेर सारी थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज को उसको फॉर्म करना होता है। तो वो होस्ट सेल के ऊपर क्या करता है, फोर्स करता है ताकि एकदम से आइडेंटिकल कॉपीज जो होती है ओरिजिनल वायरस की वो बन सके। Then replication between viruses is varied and depends on the type of genes involved। तो जो वायरसेस होते हैं यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरसेस की अगर हम बात करें, वायरस की डाइवर्सिटी की बात करें, तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरसेस हमने बात किया है कि कौन कौन से टाइप के वायरसेस हैं, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के वायरसेस हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरसेस होते हैं वो अलग अलग तरीके से वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं और उनका रेप्लिकेशन जो होता है वो भी वेरी करता है। तो मोस्ट डीएनए वायरसेस असेंबल्ड इन द न्यूक्लियस। तो मोस्ट ऑफ द डीएनए वायरसेस की अगर हम बात करें तो उनकी असेंबली जो होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। अगर हम मोस्ट ऑफ द आरएनए वायरसेस की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द आरएनए वायरसेस की जो असेंबली होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करने की जरूरत है कि जो डीएनए वायरसेस होते हैं उनकी असेंबली न्यूक्लियस में होती है और जो आरएनए वायरसेस होते हैं उनकी असेंबली साइटोप्लाज्म में होती है। Viral life cycles differs greatly between species, but there are basic stages in their life cycle। तो वही हमने बात किया कि जो वायरस जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरसेस हैं वो जो होते हैं वो उनका जो रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म होता है वो डिफर करता है, लेकिन जो बेसिक स्टेजेस होती हैं लाइफ साइकिल के वायरस की वो ये नीचे दी गई हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है अटैचमेंट। देन उसके बाद में पेनिट्रेशन, देन अनकोटिंग, देन उसके बाद में रेप्लिकेशन का प्रोसेस आएगा, देन असेंबली आएगा और उसके बाद में वो वायरस पार्टिकल्स जो होगा वो जो नया वायरस पार्टिकल बन जाएगा तो वो क्या होगा, रिलीज होगा और नए होस्ट को जाकर के वो इन्फेक्ट करेगा। तो हम बात करेंगे एक एक करके अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, रेप्लिकेशन, असेंबली और रिलीज के बारे में। तो मूव करते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं अटैचमेंट के बारे में। तो ये लाइफ साइकिल की स्टेजेस हैं
जो कि सबसे पहला स्टेज है अटैचमेंट। तो अटैचमेंट इज ए स्पेसिफिक बाइंडिंग बिटवीन वायरल कैप्सिड प्रोटीन एंड स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द होस्ट सेलुलर सरफेस। तो यहाँ पे बात हो रही है अटैचमेंट की। तो अटैचमेंट कहने का मतलब ये है कि ये जो वायरल है वो क्या करेगा कि एक इसके पास में जो कैप्सिड प्रोटीन्स होती हैं वायरस के पास, यानी कि वायरल कैप्सिड प्रोटीन्स, वो जो होती हैं जाकर के बाइंड करती हैं किसके ऊपर, होस्ट के सरफेस के ऊपर एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर से जाकर के ये अटैच हो जाती हैं। देन अब अटैचमेंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं ये भी देख लेते हैं। दिस स्पेसिफिसिटी डिटरमाइंस द होस्ट रेंज एंड टाइप ऑफ होस्ट सेल ऑफ वायरस। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरसेस होते हैं उसके बेसिस पे इनकी स्पेसिफिसिटी जो होती है वो डिटरमाइन होती है। अलग अलग होस्ट होस्ट जो होते हैं और अलग अलग वायरसेस जो होते हैं वो डिफर करते हैं उसके अटैचमेंट में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो HIV इन्फेक्ट्स ए लिमिटेड रेंज ऑफ ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स। तो HIV जो होता है, HIV वायरस जो होता है वो ह्यूमन के ल्यूकोसाइट पे जाकर के ये अटैक करता है, यानी कि बाइंड करता है ये। दिस इज बिकॉज इट्स सरफेस प्रोटीन GP120 स्पेसिफिकली इंटरेक्ट्स विद द CD4 मॉलिक्यूल्स। तो ये इसके बारे में HIV जो वायरस है उसके बारे में और ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स के बारे में ये आगे ये फर्दर कुछ थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया गया है इसमें। अब इसमें होता क्या ये है कि जो सरफेस प्रोटीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, सरफेस प्रोटीन जैसे कि GP120 ये क्या करती हैं, ये इंटरेक्ट करती हैं CD4 मॉलिक्यूल से। कीमोकाइन रिसेप्टर ये एक तरीके का CD4 जो होता है उससे वो आपका कीमोकाइन रिसेप्टर्स होता है विच इज मोस्टली कॉमनली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ CD4 प्लस टी सेल्स। तो ये जो होती हैं वो CD4 प्लस टी सेल्स के ऊपर ये जनरली ये इसके सरफेस के ऊपर ये पाई जाती हैं। This mechanism has evolved to favor those viruses that infect only cells in which they are capable of replication। तो ये मैकेनिज्म जो होता है केवल उसी वायरसेस को फेवर करता है जहां पे जो वायरस जा करके अगर उस होस्ट प्लांट पे जाकर के या होस्ट जो उसका होस्ट होस्ट है उस पे जाकर के अगर ये उसको इन्फेक्ट करता है और वो रेप्लिकेशन के लिए कैपेबल होता है तो वो क्या करती हैं उसको फेवर करती हैं, अदरवाइज वो उसको फेवर नहीं करती हैं। तो वहां पे जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है और यानी कि डिवीजन का प्रोसेस होता है वायरसेस पे वो सुटेबल तरीके से नहीं हो पाता है। Then attachment to the receptor can induce the viral envelope protein to undergo changes that result in the fusion of viral and cellular membranes। तो यहाँ पे अटैचमेंट की अगर हम बात करें तो रिसेप्टर्स से जा करके जो वायरल की प्रोटीन है यानी कि इन्वेलप प्रोटीन है वो जाकर के जब उसके साथ जुड़ती है और यानी कि फ्यूजन करती है तो उसके जो मेम्ब्रेन्स होती हैं यानी कि होस्ट सेल का जो मेम्ब्रेन है उसमें चेंजेस हमको देखने को मिलता है। कब देखने को मिलेगा, जब दोनों का फ्यूजन हो जाएगा तब। अगर फ्यूजन नहीं हुआ तो चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर फ्यूजन होता है तो वहां पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। कहां पे चेंजेस देखने को मिलेंगे, हमको होस्ट सेल के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। देन और चेंजेस ऑफ द नॉन एनवेलप्ड वायरस सरफेस प्रोटीन दैट अलाउ द वायरस टू एंट्री। और अगर वहां पे जो फ्यूजन अगर हो गया तो फ्यूजन होने के बाद में क्या होगा कि वायरस पार्टिकल जो है वो आराम से होस्ट सेल के अंदर वो इंटर कर जाएगा। तो ये तो हो गई बात अटैचमेंट की। देन अब उसके बाद में हम पेनिट्रेशन की बात करें कि अटैच तो यहाँ पे हो गया सेल के ऊपर, जो उसका रिसेप्टर है वो उससे आकर के जो वायरस कैप्सिड प्रोटीन्स है वो आकर के उसके साथ अटैच हो गई। देन अब हम पेनिट्रेशन की बात करें कि उसके अंदर वो कैसे वो जाएगा, यानी कि जो वायरस का पार्टिकल है वो वायरस की पार्टिकल होस्ट सेल के अंदर कैसे जाएगा ये हम देखेंगे पेनिट्रेशन में। तो विरियॉन्स इंटर द होस्ट सेल थ्रू रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस और मेम्ब्रेन फ्यूजन। तो यहाँ पे दो टाइप के जो मैकेनिज्म दिए गए हैं, एक है एंडोसाइटोसिस का मैकेनिज्म और एक है मेम्ब्रेन फ्यूजन का मैकेनिज्म। इन दो मैकेनिज्म्स के थ्रू जो होते हैं वायरस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो होस्ट सेल के अंदर जा सकते हैं। दिस इज ऑफन कॉल्ड वायरल एंट्री और इसको हम जनरली वायरल एंट्री का नाम दे देते हैं। द इन्फेक्शन ऑफ प्लांट एंड फंगल सेल्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल सेल। अगर हम बात करें प्लांट सेल की और फंगल सेल की तो वो पूरी तरीके से एनिमल सेल से डिफरेंट होते हैं। इसमें इन्फेक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होते हैं। Plant have a rigid cell wall made up of cellulose and fungi, one of chitin. So most viruses can get inside these cells only after trauma to the cell wall. तो अगर हम बात करें प्लांट की तो प्लांट में रिजिड सेल वॉल होता है जो कि बना होता है सेलुलोज से, और अगर हम फंजाई की बात करें तो वो काइटिन से मिलकर के बना होता है। सो मोस्ट ऑफ द वायरसेस की अगर हम बात करें तो ये जो होती है एंट्री मारती है कहाँ पे, ओनली आफ्टर ट्रॉमा टू द सेल्स।
Then, however, nearly all plant viruses, such as tobacco mosaic viruses, can also move directly from cell to cell. तो कुछ वायरसेस की अगर हम प्लांट वायरसेस की बात करें, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरसेस यानी कि टीएमवी जो होती हैं, वो डायरेक्टली सेल टू सेल ये जो होती है मूव कर जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस थ्रू पोर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। तो ये सेल से सेल जो एंट्री मारती हैं, वो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू एंट्री मारती हैं, यानी कि एक चैनल के थ्रू एंट्री ये मार के जाएंगी, सेल से सेल ट्रांसफर्स जो होती हैं वो नहीं होती हैं। Then bacteria like plants have strong cells walls that the virus must breach to infect the cell। तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो प्लांट की तरीके से उसके पास भी एक स्ट्रॉन्ग सेल्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं, जो कि वायरस में ये नहीं होता है। However, since bacterial cell wall are much less thick than plant cell wall due to their much smaller size। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया जो होती है वो स्मॉलर साइज की होती हैं। तो अगर प्लांट के कंपैरिजन की बात करें तो बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है वो कुछ ज्यादा ही लेस थिक होता है। Then some viruses have evolved mechanisms that inject their genome into the bacterial cell across the cell wall। तो जो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें जो इंजेक्ट होने की अगर हम बात करें इस उसके जीनोम में, तो बैक्टीरियल सेल के पास जो होती है वो अपना एक मैकेनिज्म जो है वो इवॉल्व करता है। while the viral capsids remain outside। तो जो वायरल के कैप्सिड्स होते हैं वो आउटसाइड ही रह जाते हैं, और बाकी जो मेन मटेरियल उसका होता है यानी कि जो जीनोम होता है, केवल वही बैक्टीरिया के सेल में वो एंट्री मार पाता है, क्योंकि सारा का सारा जो मैटर है वो बैक्टीरिया के अंदर जो है वायरस पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। तो केवल जीनोम जो होता है वही पेनिट्रेट होकर के बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाता है, बाकी मटेरियल्स जो होते हैं यानी कि वायरल कैप्सिड्स जो होते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं। देन उसके बाद में थर्ड पॉइंट जो था वो था अनकोटिंग। अब अनकोटिंग में देख लेते हैं हम क्या हो गया। पहला अटैचमेंट हो गया, देन पेनिट्रेशन हो गया, देन अनकोटिंग की बात कर लेते हैं। इन दिस प्रोसेस वायरल कैप्सिड इज रिमूव्ड। इसमें सबसे पहले क्या होगा कि वायरल का कैप्सिड जो होगा वो रिमूव कर दिया जाएगा। दिस मे बी बाई डिग्रेडेशन बाई वायरल एंजाइम्स और होस्ट एंजाइम और बाई सिंपल डिसोसिएशन। तो ये वायरल का कैप्सिड के रिमूवल को हम ही अनकोटिंग के नाम से जानते हैं, और ये होता है वायरल एंजाइम के द्वारा या होस्ट एंजाइम से भी हो सकते हैं, या कुछ सिंपल डिसोसिएशंस जो होते हैं उससे भी ये अनकोटिंग की प्रोसेस हो सकती है। द एंड रिजल्ट इज द रिलीजिंग द वायरल जीनोमिक न्यूक्लिक एसिड। और एंड रिजल्ट इसमें देखने को ये मिलता है कि वायरल का जो जीनोम होता है यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो अनकोट हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से नेकेड हो जाता है। अब क्या बात हुई, इसके बाद में रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी। अब रेप्लिकेशन में देख लेते हैं क्या होता है। इट इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ वायरल मैसेंजर आरएनए। तो ये जो होता है वायरल मैसेंजर आरएनए जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, यानी कि मेनली जो होता है एमआरएनए इन्वॉल्व होता है फ्रॉम अर्ली जीन्स with exceptions for positive sense RNA viruses, viral protein synthesis, possible assembly of viral proteins, that viral genome replication mediated by earlier regulatory protein expression। तो बात वही बोला है कि सबसे पहले अर्ली स्टेज में वायरल मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए, मेनली एमआरएनए जीन की सिंथेसिस होती है उसमें। देन उसके बाद में वायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होती है। देन पॉसिबल असेंबलीज जो होती हैं वो पूरी तरीके से जो वायरल प्रोटीन्स की होती हैं वो हो जाती हैं। देन वायरल जीनोम का लास्ट में जाकर के रेप्लिकेशन हो जाता है, और बाद में जाकर के क्या होता है रेगुलेटरी प्रोटीन का एक्सप्रेशन जो होता है वो शो होने लगता है। दिस में बी फॉलोड बाई कॉम्प्लेक्स वायरसेस विद लार्जर जीनोम्स। इसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स वायरसेस होती हैं लार्जर जीनोम साइज की, वो बाद में रेप्लिकेट करती हैं बाई वन आर मोर फर्दर राउंड्स ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस। और उसमें जो इनिशियल स्टेज वाली होती है यानी कि जो अर्ली जीन्स होती हैं उसमें कम स्टेजेस होती हैं, जो एमआरएनए होता है उसमें कम स्टेजेस होती हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं उसमें कई सारी स्टेजेस होती हैं जीन एक्सप्रेशन के लिए। देन उसके बाद में रेप्लिकेशन तो यहाँ पे हो गया ये पूरी तरीके से। अब ये क्या करेगा, असेंबली करेगा। देन फॉलोइंग द स्ट्रक्चर मीडिएटेड सेल्फ असेंबली ऑफ द वायरस पार्टिकल, सम मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन ऑफ एन अकर्स। तो यहाँ पे असेंबली में होता है कि पहले तो ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो गया, रेप्लिकेशन के प्रोसेस के बाद में क्या हुआ, पूरी तरीके से ये असेंबल नहीं है, तो असेंबली की प्रोसेस होगी जिसमें हम कुछ मॉडिफिकेशंस देखेंगे प्रोटीन के। तो ये कुछ प्रोटीन्स के मॉडिफिकेशंस करके अपने आप को क्या करता है, असेंबल कर लेता है। Then virus such as HIV modifications occur after the virus has been released from the host cell। अगर हम HIV वायरस की बात करें तो HIV वायरस जो होता है रिलीज होने के बाद में असेंबली करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वायरसेस जो होती हैं वो होस्ट सेल के अंदर ही असेंबली का
प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेती हैं, ताकि वो जब रिलीज हो तब बाहर जाके नए होस्ट पे जब जाकर के गिरे वो या होस्ट पे जाकर के पहुंचे वो, तो वहां पे फिर से वो इन्फेक्शन काज करना स्टार्ट कर दे, उसमें कोई भी प्रोसेस बचा ना रह जाए। लेकिन एचआईवी एक ऐसा वायरस है जो कि ये रिलीज होने के बाद में, यानी कि होस्ट सेल से जब निकल जाता है उसके बाद में ये क्या करता है, असेंबली वाला प्रोसेस करता है। देन रिलीज, लास्ट पॉइंट इसका ये है कि रिलीज। देन वायरसेस कैन बी रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल बाय लाइसिस। तो वायरस जो होता है वो रिलीज हो जाता है, और उसके बाद में कैसे रिलीज होता है, सेल की लाइसिस हो जाती है, होस्ट सेल की लाइसिस हो जाती है, यानी कि सेल्स जो होते हैं वो टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, तब जाकर के वायरस पार्टिकल्स जो होते हैं वो बाहर रिलीज होते हैं। ये प्रोसेस दैट किल्स द सेल्स बाय बस्टिंग इट्स मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल। तो वही प्रोसेस होता है कि सेल्स की जो बस्टिंग होती है या सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल की बस्टिंग होती है या सेल जो होता है वो किल कर दिया जाता है। इन दोनों प्रोसेसेस के होने से ये जो होती है सेल की लाइसिस होती है और वायरस पार्टिकल्स जो होते हैं वो रिलीज आउट हो जाते हैं। दिस इज ए फीचर ऑफ मेनी बैक्टीरिया एंड सम एनिमल वायरसेस आर कॉल्ड लाइटिक साइकिल। तो लाइटिक साइकिल का ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल माना जाता है कि यहाँ पे ये जो होस्ट जो होते हैं उसको किल कर देते हैं या मेम्ब्रेन की बस्टिंग हो जाती है। तो कुछ बैक्टीरिया और कुछ एनिमल में ये वायरसेस जो होते हैं इस तरीके का फीचर शो करते हैं, जिसको हम लाइटिक साइकिल का नाम भी देते हैं बाद में जाकर के। सम वायरसेस अंडरगो ये लाइसोजेनिक साइकिल्स, कुछ वायरसेस जो होते हैं वो लाइसोजेनिक साइकिल भी शो करते हैं। अब लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, इन लाइसोजेनिक साइकिल ये वायरल जीनोम इज इनकॉर्पोरेटेड बाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इनटू ए स्पेसिफिक प्लेस इन द होस्ट क्रोमोसोम। तो ये क्या होता है लाइसोजेनिक में, लाइटिक में तो सीधे सीधे असेंबली हुई, असेंबली के बाद में रिलीज होने की बारी आई, तो ये सीधी सीधी से क्या करते हैं, या तो उस सेल को, उस होस्ट को ये किल कर देंगे, या तो उसके मेम्ब्रेन को, होस्ट के मेम्ब्रेन को ये बस्ट आउट करेंगे ताकि वो वायरस का पार्टिकल बाहर निकल आए। ऐसे प्रोसेस को हम लाइटिक साइकिल बोलेंगे। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि जो वायरल का जीनोम होता है वो क्या करता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस करता है, और वो जो होस्ट का क्रोमोसोम्स होता है उससे जाकर के वो अटैच हो जाता है। देन द वायरल जीनोम इज देन नोन एज प्रोवायरस। तो ऐसे वायरल जीनोम को हम बोलते हैं प्रोवायरस। आर इन द केस ऑफ बैक्टीरियोफाज ये प्रोफाज, या ये जनरली देखने को मिलता है हमको किसमें, बैक्टीरियोफाज जो वायरसेस होते हैं उसमें मेनली ये हमको देखने को मिलता है कि जो वायरस का पार्टिकल होता है वो होस्ट के क्रोमोसोम से जाकर के वो अटैच हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोफाज। Whenever the host divides, the viral genome is also replicate। तो होता ये है कि जब होस्ट डिवाइड करता है तो वायरल का जीनोम भी रेप्लिकेट करता है साथ साथ, जबकि ऐसा लाइटिक साइकिल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। द वायरल जीनोम इज मोस्टली साइलेंट विद इन द होस्ट। तो वायरल जीनोम जो होता है एकदम साइलेंटली पड़ा रहता है, कहाँ पे, होस्ट सेल के अंदर में। एट सम पॉइंट, कुछ पॉइंट्स को अगर हम देखें, द प्रोवायरस और प्रोफाज में गिव राइज टू एक्टिव वायरस विच में लाइज द होस्ट सेल। तो कुछ कुछ वायरसेस जो प्रोवायरसेस होते हैं वो क्या करते हैं, होस्ट सेल को लाइज कर जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में देखने को ये मिलता है कि ये लाइज नहीं करते हैं, वो होस्ट सेल के अंदर पड़े हुए रहते हैं। जब होस्ट रेप्लिकेट करता है तो ये वायरल जीनोम भी रेप्लिकेट कर जाता है। देन enveloped viruses example HIV typically are released from the host cell by the budding। तो अगर हम enveloped viruses की बात करें, जैसे कि HIV की अगर हम बात करते हैं, तो ये रिलीज हो जाता है सेल्स के द्वारा बाय द बडिंग के द्वारा। ये बड का फॉर्मेशन करेगा होस्ट सेल में और ये रिलीज हो जाएगा। देन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द वायरस एक्वायर्स इट एनवेलप व्हिच इज ए मॉडिफाइड पीस ऑफ होस्ट प्लाज्मा और अदर इंटरनल मेम्ब्रेन। तो वही बात ये बोला है कि यहाँ पे जब हमने बोला यहाँ पे कि एचआईवी वायरसेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि इनकी असेंबली जो होती है वो होस्ट सेल के बाहर होती है। तो ये पूरा प्रोसेस हमने देख लिया, जहाँ पे सबसे पहले हमने देखा अटैचमेंट, सबसे पहले अटैच किया, देन उसके बाद में जो वायरस का पार्टिकल है वो पेनिट्रेट किया होस्ट सेल के अंदर, देन उसके बाद में जो वायरस का पार्टिकल था वो उसकी अनकोटिंग हुई, अनकोटिंग होने के बाद में जब वो अंदर होस्ट सेल के अंदर चला गया तो वो क्या किया, रेप्लिकेशन स्टार्ट किया। रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के बाद में जो असेंबली करना स्टार्ट किया, अपने आप को असेंबल किया ताकि वो नया जो प्योर वायरस पार्टिकल है, जो ओरिजिनल वायरस पार्टिकल है उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना सके वो। तो देन उसके बाद में उसकी असेंबली हो गई, देन उसके बाद में रिलीज हो गया। ये रिलीज में दो पॉइंट हमने देखा, एक लाइटिक साइकिल देखा और एक लाइसोजेनिक साइकिल देखा। लाइटिक साइकिल में बेसिकली क्या होता है कि वायरस पार्टिकल्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। कैसे रिलीज होते हैं,
या तो होस्ट की सेल को वो किल कर देंगे, या तो होस्ट की सेल वॉल को जो होता है उसको वो बस्ट आउट करके बाहर निकलेंगे। और दूसरा हमने देखा लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में ये होता है कि वायरल का जीनोम जो होता है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन शो करता है और होस्ट के क्रोमोसोम से जाकर के वो मिल जाता है। और ऐसे जीनोम को, ऐसे वायरल जीनोम को हम बोलते हैं प्रोवायरस, या हम इसको बैक्टीरियोफाज में ये प्रोसेस देखने को मिलती है, और बैक्टीरियोफाज को हम प्रोफाज के नाम से भी जानते हैं। तो तब तक ये जो होता है डिवाइड तब करता है, ऐसे वायरस पार्टिकल्स जो है वायरल के जीनोम डिवाइड तब करते हैं जब होस्ट डिवाइड करता है, तब ये वायरल जीनोम भी डिवाइड करता है, यानी कि रेप्लिकेट करता है। देन हम देख लेते हैं लाइटिक वर्सेस लाइसोजेनिक मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस। तो लाइटिक और लाइसोजेनिक की हमने बात किया, तो सबसे पहले हम लाइटिक की बात कर लेते हैं। तो लाइटिक की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हम लाइटिक साइकिल इज इंड्यूस, यहाँ से लाइटिक साइकिल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ वायरस के पार्टिकल्स हैं, ये कुछ वायरस के पार्टिकल्स यहाँ पड़े हुए हैं सेल के अंदर। ये क्या किया, ये सेल की लाइसिस हुई या इसकी बस्टिंग होनी स्टार्ट हुई। तो ये जब बस्ट किया तो बस्ट करके ये बाहर निकल के आए, बाहर निकल के आए, फिर ये क्या हुआ, ये वायरस पार्टिकल क्या हुआ, फिर से ये अटैच हुआ होस्ट सेल से, और ये इसके अंदर फिर ये जाना स्टार्ट हुआ। तो देन ये 5 डीएनए सर्कुलाइज हो गया, फिर ये क्या हुआ, ये अंदर आ गया इसके अंदर। देन उसके बाद में ये हो गया, ये बस्ट आउट करके निकल रहा है यहाँ पे, और ये जो होगा वो बस्ट आउट नहीं करेगा। अब लाइसोजेनिक साइकिल की अगर हम बात करें तो ये अपना जो है जेनेटिक मटेरियल क्या किया है, इसके अंदर ये ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करके ये सर्टेन फैक्टर्स डिटरमाइन वेदर ये इसके अंदर आ गया। अब लाइसोजेनिक साइकिल इज इंटर्ड, यहाँ से लाइसोजेनिक साइकिल की एंट्री हुई है। देन ये प्रोफाज का फॉर्मेशन किया, इसके जेनेटिक मटेरियल से जाकर के ये मिल गया है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ नहीं मिला हुआ है, लेकिन ये इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ में मिल गया है। अब देखिए डिफरेंस कहाँ आपको समझ में आएगा कि ये इसके साथ नहीं मिला है, लेकिन ये इसके साथ मिल गया है, लेकिन ये इसके साथ में नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जब दोनों आपस में गए हैं तो ये जब ये अलग होगा तो ये वही जो मैंने बोला कि असेंबल करना स्टार्ट करेंगे। जब ये रेप्लिकेट हो जाएंगे तो असेंबली स्टार्ट होगी, तो इसके ऊपर प्रोटीन की सिंथेसिस और जो जो चीजें इसके अंदर होती हैं वो होना स्टार्ट होगी, और नए वायरस पार्टिकल का फॉर्मेशन करती हैं। तो नया वायरस पार्टिकल कुछ इस तरीके से बाहर आएगा। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होगा, ये वायरस पार्टिकल जो ये वहां यहाँ पे वायरस पार्टिकल आपको दिख रहा है, ये वायरस पार्टिकल क्या करेगा, इस बैक्टीरिया के साथ के जो बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होगा उसके साथ में ये जाकर के मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया 5 डीएनए इंटीग्रेट्स इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम बिकमिंग ए प्रोफाज, तो ये प्रोफाज का फॉर्मेशन कर लिया है। देन अब ये क्या होगा, द बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस नॉर्मली कॉपिंग द प्रोफाज एंड ट्रांसमिटिंग इट टू डॉटर सेल्स। तो ये क्या हुआ, जब ये होस्ट सेल यानी कि बैक्टीरिया का सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो ये जो जीनोम है वायरस का जीनोम है ये भी ये डिवाइड करना स्टार्ट किया है। देन उसके बाद डाटर सेल विद प्रोफाज, तो ये डाटर सेल बन के आ गया, यानी कि 2 सेल्स बनेंगी जिसमें से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा, और यहाँ पे ये बैक्टीरिया जो वायरस का पार्टिकल होगा ये यहाँ पे होगा। मेनी सेल्स डिवीजन प्रोड्यूस लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्टेड। तो ये हो गई बात लाइटिक साइकिल की और लाइसोजेनिक साइकिल की। लाइटिक साइकिल में ये बस्ट आउट करेगा या इस होस्ट सेल को किल करेगा, लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में ये किल आउट नहीं करता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको भी देख लेते हैं हम। द लाइटिक साइकिल इज ऑफन आल्सो कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज। तो लाइटिक साइकिल्स को हम रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज भी बोल सकते हैं। देन द वायरस डीएनए इंटर्स द सेल्स एंड द वायरस इज रिपीटेडली रेप्लिकेटेड एंड द बैक्टीरियम इज लाइज्ड। तो वायरस डीएनए जो है इंटर करता है सेल के अंदर, और वायरस जो होता है वो रिपीटेडली रेप्लिकेट करता है बैक्टीरियम सेल के अंदर। देन लाइसोजेनिक साइकिल डज नॉट किल द बैक्टीरिया। वैसे मैंने यहाँ पे पहले ही बताया कि लाइसोजेनिक साइकिल्स जो होती हैं वो जनरली जो होती हैं बेसिकली बैक्टीरिया को किल नहीं करती हैं। द लाइसोजेनिक साइकिल क्रिएट्स मेनी कॉपीज ऑफ द वायरल डीएनए। लाइसोजेनिक साइकिल्स बहुत ढेर सारी कॉपीज बनाती हैं डीएनए की। देन लाइसोजेनिक फेजेस आर कॉल्ड टेम्परेट फेज, व्हाइल लैटिक फेज आर कॉल्ड विरुलेंट फेज। तो लैटिक फेज को हम विरुलेंट फेज के नाम से जानते हैं, विरुलेंट फेज। और इसको हम जो लाइसोजेनिक साइकिल है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट फेज या फाज। तो इसको विरुलेंट फेज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये विरुलेंसी काज करता है और ये सेल को बस्ट आउट करता है, इसके सेल वॉल को, या इसको किल कर देता है। इसकी वजह से इसको हम विरुलेंट बोलते हैं। और ये जो होता है बस्ट आउट नहीं करता है, ये अपने अंदर ही क्या करता है, होस्ट सेल के अंदर ही अपने आप को इंटीग्रेट कर लेता है, और ये अपने अंदर फिर इंटीग्रेट करने के बाद में ये उसका रेप्लिकेशन करवाता है।
तो ये हो गई बात लाइटिक वर्सेस लाइसोजेनिक मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ वायरस की। देन रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस की अगर हम बात करें, हेपेटाइटिस सी वायरस, ये सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस रेप्लिकेशन साइकिल। तो ये हेपेटाइटिस सी का जो वायरस का जो साइकिल है वो दिखा रहा है। देन अगर हम यहाँ पे बात करें, द पाथवे ऑफ वायरल इन्फेक्शन इन इन्फ्लुएंजा वायरस, ये इन्फ्लुएंजा वायरस का पार्टिकल जो दिखा रहा है। जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस की अगर हम बात करें तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस पार्टिकल है, ये इसके ऊपर सबसे पहले ये जा रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर सरफेस के ऊपर, होस्ट सरफेस के ऊपर ये आ रहा है। देन ये क्या करेगा, इसके साथ अटैच होगा, देन उसके बाद पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करने के बाद में ये वायरस पार्टिकल कुछ यहाँ पे आपको होस्ट सेल के अंदर आ गया। अब ये होस्ट सेल का क्या क्या करेगा, ये अनकोटिंग करेगा। अनकोटिंग करने के बाद में ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में टूट गया है यहाँ पे, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे। फिर ये क्या करेगा, ये फिर से क्या करेगा, ये असेंबल होना स्टार्ट करेगा। पहले रेप्लिकेट करेगा, फिर उसके बाद असेंबली होना स्टार्ट होगी। देन ये ढेर सारी कॉपीज यहाँ पे बना ली हैं। असेंबली होने के बाद में ये क्या करेगा, ये बस्ट आउट होना स्टार्ट करेगा, यानी कि इस सेल को या तो ये मार देगा, यानी कि किल कर देगा, या तो सेल वॉल बस्ट आउट करके ये बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे pathway to viral infection in influenza viruses infections, glycoprotein attached to the host epithelial cells. As a result, the virus in endowed DNA and protein are made up of assembly into the new viron. देन उसके बाद में लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी वाला ये दिख रहा है। तो एचआईवी की मैंने वही बताया कि एचआईवी का वायरस जो है ये होस्ट सेल के ऊपर पहले आएगा, अटैच होगा, अटैच होने के बाद पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट के बाद ये रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट के बाद इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन में ये कुछ पार्ट आया, इंटीग्रेशन के बाद में बिना असेंबली किए ये बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया टोटल बात रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस के बारे में। देन एक और पॉइंट को हम आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस इन प्लांट। तो प्लांट में वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है ये भी आज हम यहाँ पे देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है कि आखिर में ट्रांसमिशन उस वायरस का हो कैसे रहा है। यानी कि जो एक वायरस जो इन्फेक्टेड जो होस्ट प्लांट है, उस होस्ट प्लांट से नए होस्ट प्लांट में जो कि नॉन इन्फेक्टेड प्लांट है, उसमें एक वायरस का ट्रांसफर, जो वो वायरस है उसका ट्रांसफर एक नए होस्ट प्लांट में कैसे हो रहा है उसको हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द वायरल ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ट्रांसमिशन में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वायरसेस आर नोन टू इन्फेक्ट बोथ प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड बैक्टीरिया। तो हमको ये पता है कि जो वायरसेस होती है वो प्लांट सेल, एनिमल सेल या बैक्टीरिया, इन तीनों को ही वो इन्फेक्ट करती हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। अब वायरसेस जो होती हैं वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होती हैं, यानी कि ट्रू पैरासाइट्स होती हैं, और ये सेल के अंदर जाकर के ये इन्फेक्शन काज करती हैं। दे मस्ट डेवलप डायरेक्ट मेथड बाय ट्रांसमिशन बिटवीन होस्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो ये जो होती हैं वो डायरेक्ट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन जो है, इसके द्वारा ये क्या करती हैं, इसके वाया ये जाकर के ये डिजीज काज करती हैं। तो द मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स इंक्रीजेज द मैकेनिज्म ऑफ वायरल ट्रांसमिशन। तो अगर हम बात करते हैं एनिमल की, तो एनिमल्स जो होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं किसको, मोबिलिटी को और मैकेनिज्म ऑफ वायरल ट्रांसमिशन को। लेकिन द प्लांट्स रिमेन इमोबाइल, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, यानी कि एक जगह से वो दूसरे जगह पर मूव आउट नहीं कर सकते हैं। और वही एनिमल की अगर हम बात करें तो वो मूवेबल होते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका जो वायरल का ट्रांसमिशन होता है उसकी जो जो मैकेनिज्म है वो इंक्रीज हो जाती है और जल्दी से वो वायरल का ट्रांसमिशन हो जाता है। लेकिन प्लांट के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो इमोबाइल होते हैं। एंड दस वायरसेस मस्ट रिलाई ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर टू बी ट्रांसमिटेड बिटवीन होस्ट। तो होता ये है कि जो वायरसेस होते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं कि उनका जब जब एनवायरमेंटल फैक्टर कुछ ऐसे मिलेंगे तभी जाकर के एक प्लांट के ऊपर से जो वायरसेस होंगे वो ट्रांसमिट होकर के नए होस्ट प्लांट पे जाकर के वो इन्फेक्शन काज करेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही आती है कि जो प्लांट्स होते हैं वो इमोबाइल होते हैं और वो डिपेंड होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर। तो ये जो है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देन ट्रांसमिशन मोड ऑफ वायरल प्लांट वायरसेस। तो अब हम देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, लेकिन हम मोड देख लेते हैं कि कौन कौन सा मोड जो है, कौन कौन सा मैकेनिज्म है जो कि प्लांट में ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो द मैकेनिकल ट्रांसमिशन बाय रबिंग लीव्स टुगेदर, इंजेक्टिंग प्लांट एक्सट्रैक्ट बाय एक्शन ऑफ एनिमल यूटीसी। तो एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लीव्स को जो होते हैं वो रब करते हैं या इंजेक्ट करते हैं प्लांट एक्सट्रैक्ट को, तब ये जो होता है वो ये डिजीजेस जो होता है वो ट्रांसमिशन जो होता है वो पॉसिबल हो पाता है। देन
वेजिटेटिव एंड ग्राफ्ट ट्रांसमिशन थ्रू राइजोम्स, बल्ब्स, कॉर्न्स, ट्यूबर्स, ईटीसी। और जब हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव इसका प्रोपोगेशन करते हैं, यानी कि ग्राफ्ट का ट्रांसमिशन करते हैं, जैसे कि राइजोम्स हो गए, बल्ब्स हो गए, कॉर्न्स हो गए, ट्यूबर्स हो गए, कुछ इसका जब हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, तब इसका ट्रांसमिशन वायरस का यहाँ से भी हो सकता है। देन पॉलन ट्रांसमिशन, पॉलन के ट्रांसमिशन से भी ये जो होता है इन्फेक्शन काज कर जाएंगे, यानी कि वायरसेस जो होंगे वो ट्रांसमिट हो जाएंगे। When pollens consisting for viruses fall on stigma on female plant, they germinate and eventually facilitate the virus to infect the ovules of plant। तो वही ये बोला गया है कि अगर पॉलेंस के अंदर ये जो है वो वायरस पार्टिकल है, तो वो स्टिग्मा से फॉल होकर के फीमेल प्लांट पे जब गिरते हैं और जर्मिनेट करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं प्लांट ऑफ द ओव्यूल के, तो वहां पे जाकर के प्लांट्स जो फीमेल प्लांट है उसमें भी ये डिजीज काज हो सकता है। देन उसके बाद में सीड ट्रांसमिशन, जो सीड ट्रांसमिशन से भी हो सकता है। देन निमेटोड ट्रांसमिशन से हो सकता है। फंगल ट्रांसमिशन से, इंसेक्ट वेक्टर के ट्रांसमिशन से भी हो सकता है। डोडर ट्रांसमिशन से भी ये हो सकता है। तो इतने सारे ट्रांसमिशन के मोड हैं जो कि एक प्लांट जो है, एक प्लांट से दूसरे होस्ट प्लांट तक ये वायरस ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो ये कुछ ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस के बारे में ये दिखाया गया है आपको कि ये इंसेक्ट है, ये वायरस है और ये प्लांट है। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन दिखाया गया कि कैसे कैसे करके ट्रांसमिशन हो रहे हैं इसमें। देन उसके बाद में इंसेक्ट वेक्टर्स और निमेटोड वेक्टर्स, ये दो टाइप के प्लांट में ट्रांसमिशन दिखाया गया है कि यहाँ पे इंसेक्ट वेक्टर्स जो है, यहाँ पे ये इंसेक्टा के पास है, ये इंसेक्ट वेक्टर्स आकर के ये प्लांट को आकर के छोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे इंसेक्ट वेक्टर फीड ऑन इन्फेक्टेड प्लांट एंड एक्वायर्स वायरस, तो ये इन्फेक्टेड प्लांट है जहां से ये वायरस जो है इसको एक्वायर कर रहा है। ये इन्फेक्टेड प्लांट लेके आएगा कहाँ पे, ये लेके आएगा, ये लेके आया यहाँ पे, जो कि फ्रेश प्लांट था, ये आकर के इस पे बैठा और इस पे ये वायरस का ट्रांसमिशन कर दिया। देन उसके बाद निमेटोड वेक्टर, निमेटोड वेक्टर से भी हो सकते हैं। देन उसके बाद में हम बात करते हैं नेचुरल ट्रांसमिशन बिटवीन प्लांट होस्ट। एक पॉइंट यहाँ पे, अब नेचुरल मीन से कैसे हो सकते हैं ट्रांसमिशन, ये भी देख लेते हैं। तो अगर हम नेचुरल मीन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इन द प्लांट्स द सेल वॉल फॉर्म्स ये टफ बैरियर बिटवीन द इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स एंड द एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट व्हिच हैज टू बी पेनिट्रेटेड। तो सेल प्लांट के अंदर सेल वॉल जो होता है एक मेजर फैक्टर होता है, बैरियर होता है। क्यों क्यों बैरियर होता है, क्योंकि इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स और जो एक्स्ट्रासेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनको रोके रहने का काम जो होता है, इन दोनों के बीच में डिवाइड जो बैरियर का काम करता है वो करता है प्लांट का सेल वॉल। और वो क्या क्या होता है कि वो ट्रांसमिट एक्स्ट्रा सेलुलर जो इन्वायरमेंट से जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो इंट्रासेलुलरली वो पेनिट्रेट नहीं होने देता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेल वॉल के पास। और सेल वॉल जो होता है वो अच्छा खासा लेयर होता है प्लांट के अंदर, तो वो क्या होता है, वो अंदर नहीं आने देता है। देन द प्लांट वायरसेस रिलाइंग ऑन द विंड एंड सॉइल ट्रांसमिट सीड्स एज वेल एज वेक्टर्स। तो प्लांट वायरसेस जो होते हैं वो विंड के ऊपर, सॉइल के ऊपर, सॉइल ट्रांसमिशन के ऊपर या वेक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड होते हैं, ताकि उनका प्लांट वायरसेस जो होते हैं वो ट्रांसमिट हो पाए। वेक्टर्स आइदर ट्रांसमिट द वायरस प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन व्हिच रिजल्ट्स इन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द वायरस बाय रेप्लिकेशन। तो वही बात बोला गया है कि वेक्टर्स से भी हो सकते हैं। देन कॉमन वेक्टर्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंजाई, निमेटोड, आर्थ्रोपोड, आर्किनिड्स, ये जो होते हैं वो कॉमन वेक्टर्स कुछ हैं। देन फर्दरमोर ह्यूमन इन्वेंशंस इंक्लूडिंग ग्राफ्टिंग और एक्सपेरिमेंटल मैकेनिज्म मैकेनिकल डैमेज। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ह्यूमन इन्वेंटर्स जैसे ग्राफ्टिंग हो गया, एक्सपेरिमेंटल मैकेनिज्म डैमेज हो गया, फिजिकल डैमेजेस हो गए, या कंट्रीब्यूट टू द एरिया ऑफ ट्रांसमिशन रूट्स, इनके द्वारा भी ये ट्रांसमिशन नेचुरल ट्रांसमिशन हो सकते हैं। द वायरस कॉमनली यूज दीज मेथड्स टू बी पास्ड फ्रॉम वन होस्ट टू अदर। तो वायरस का ये यही होता है कि हाँ ये एक सेल से दूसरे होस्ट में ये ट्रांसमिट हो जाएंगे। हाउएवर द वायरस इज डिपेंडेंट अपॉन फिजिकल डैमेज जनरेटेड नेचुरली बाय विंड एंड फीडिंग ऑफ वेक्टर्स आर बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस। देन ट्रांसमिशन बिटवीन प्लांट सेल। अब ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है प्लांट सेल के अंदर, तो वायरल इन्फेक्शंस ऑफन डेवलप इनटू सिस्टमिक इन्फेक्शंस एज मीन ऑफ ट्रांसमिशन। तो एक सिस्टमिक इन्फेक्शंस होता है कि अगर एक प्लांट पार्ट में कहीं पे भी इसको ये डाल दिया जाए तो वो पूरे प्लांट पार्ट को वो जाकर के वो इन्फेक्ट काज कर जाएगा। देन द वायरस ऑफन इन्फेक्ट्स मेनी टिश्यूज इफ नॉट द होल प्लांट। तो अगर ये जो वायरसेस होते हैं वो प्लांट के बहुत ढेर सारे मतलब डिफरेंट टाइप के टिश्यूज को इन्फेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सारे प्लांट की बात करें तो सारे प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। These are a variety of methods the virus can use to spread throughout the organisms। तो ये वैरायटी ऑफ मेथड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वायरस का जो वैरायटी है वो कैसा है कि वो पूरे ऑर्गेनिजम्स को वो डिजीज काज कर पा रहा है
क्या वो डिजीज काज नहीं कर पा रहा है। द मोस्ट कॉमन रूट यूज ऑफ वेस्कुलर सिस्टम्स, जो मोस्ट कॉमन रूट है वो है वेस्कुलर सिस्टम। अगर वेस्कुलर सिस्टम्स के अंदर जो ये वायरस हैं ये चले गए तो पूरे प्लांट पार्ट को वो इन्फेक्ट कर देंगे, जिसमें से वेस्कुलर सिस्टम्स में जाइलम, फ्लोएम या प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू भी ये क्या हो सकते हैं, ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। द कॉमन मैकेनिज्म इन्वॉल्व बाय डिफरेंट वायरसेस इज एक्सप्रेसिंग प्रोटीन व्हिच कोड द वायरस एंड इंटरैक्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू भी जा सकते हैं। तो टोटल ये बात हो गई ट्रांसमिशन की। आई थिंक आपको रेप्लिकेशन और ट्रांसमिशन, प्लांट में वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर।